नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास की। भारत का इतिहास रोमांचक किस्सों, कहानियों, सभ्यताओं के राइज एंड फॉल से भरा हुआ है। भारत की सभ्यता वैज्ञानिक रूप से सबसे पुरानी सभ्यता है। वैसे तो भारतीय सभ्यताओं की जड़ों तक जाना आज हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि रामायण महाभारत में जो समय काल बताया गया है वो हजारों साल पुराना है। पर आज हम बात करेंगे भारत के उस इतिहास की जो वैज्ञानिकों ने प्रूव किया है। तो चलिए जानते हैं भारत का इतिहास। भारत का इतिहास इतना बड़ा है कि इसे एक वीडियो में कवर करना नामुमकिन है, पर आज हम कोशिश करते हैं इसके कुछ पार्ट को जानने की। स्टोन एज के मिले हुए कुछ टूल्स एंड आर्टिफैक्ट्स के हिसाब से भारत में ह्यूमन एक्टिविटीज 4 लाख से 2 लाख साल पुरानी हो सकती हैं, पर हमारे पास उनसे रिलेटेड ज्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है। हम ये जानते हैं कि भारत की धरती पर किए गए आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे में पाए गए सबूतों के आधार पर कहा जाए तो हड़प्पन सिविलाइजेशन सबसे पुरानी एंड नॉन सिविलाइजेशन है। हड़प्पन संस्कृति 4000 से 2000 साल बिफोर क्राइस्ट पुरानी है, यानी आज हमारे यूज किए जाने वाले कैलेंडर सिस्टम के हिसाब से 4000 से 6000 साल पुरानी। हड़प्पन लोग इंडस रिवर एंड गंगा रिवर के नजदीक रहते थे और उनकी अपने बोलने और लिखने की लैंग्वेज थी, अपना सोशल सिस्टम एंड इकोनॉमिक सिस्टम था और बहुत ही इंप्रेसिव अर्बन सिटीज एंड आर्किटेक्चर सिस्टम भी था। ये क्लियर नहीं है कि क्यों ये सिविलाइजेशन 1000 से 1300 बीसी के आसपास कोलैप्स हो गई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसका कारण फ्लड या नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, और कुछ का मानना है कि इन्वेडर्स जो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एशिया से आए और उनकी वजह से ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद भारत के इतिहास पर बड़ी छाप छोड़ी है वैदिक आर्यन लोगों ने। आर्यन लोगों की लैंग्वेज संस्कृत हुआ करती थी। इस सभ्यता को ये वैदिक आर्यन नाम इस सभ्यता में अवेलेबल 4 पवित्र ग्रंथों यानी वेदों से मिला है, और इन ग्रंथों यानी बुक्स से सभ्यता के लाइफस्टाइल, बिलीव्स के बारे में जानकारी मिलती है। हिंदू धर्म में वेदों को सबसे पुराने वैदिक स्क्रिप्ट्स माना गया है, एंड वैदिक लोगों ने अपनी सभ्यता को भारत के बहुत बड़े हिस्से में फैलाया था। लगभग 1000 बीसी यानी 3000 साल पहले वैदिक आर्यन संस्कृति में धार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बहुत इंपॉर्टेंस थी। धार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज में सोशल, फैमिली एंड इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्वॉल्व थी। वैदिक आर्यन लोग भी ये मानते थे कि हर काम का फल मिलता है। वो जन्म, मृत्यु, रीबर्थ के साइकिल को मानते थे। भारत में आज हिंदुइज्म वैदिक संस्कृति का ही एक मॉडिफाइड रूप है। वैदिक आर्यन के सोसाइटी सिस्टम में 3 लेवल्स बनाए गए थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य। आर्यन सभ्यता भारत में फैली थी फ्रॉम गंधार, कुरु, कोसाला एंड मगध। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस सभ्यता ने लगभग 400 बीसी में बहुत उन्नति की, एंड चंद्रगुप्त मौर्य ने एम्पायर को बहुत फैलाया, मेनली इन नॉर्थ ईस्ट भारत। मौर्य एम्पायर की कैपिटल पाटलिपुत्र में बनी थी, जो आज के समय में बिहार का पटना है। मौर्य एम्पायर के समय में बहुत सारे टेम्पल्स, यूनिवर्सिटीज, लाइब्रेरीज को बनाया गया था। मौर्य एम्पायर के समय में व्यापार भी बहुत अच्छा था, एंड सोसाइटी में गवर्नमेंटल सिस्टम एंड आर्मी भी थी। मौर्य एम्पायर के 3rd राजा सम्राट अशोक के समय में मौर्य एम्पायर बहुत ज्यादा चेंज हुआ, क्योंकि सम्राट अशोक ने जब कलिंगा वॉर जीती तब उसके बाद अशोका ने कभी भी युद्ध ना करने का फैसला ले लिया। कलिंगा वॉर भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी वॉर में गिनी जाती है। इस वॉर में लाखों लोगों की जान गई, और इस वॉर में हुई हिंसा को देखकर सम्राट अशोक ने अहिंसा के रास्ते पर चलने का फैसला ले लिया और वो बुद्धिस्ट धर्म को मानने लगे। सिद्धार्थ गौतम या महात्मा बुद्ध 500 बीसी में बॉर्न हुए थे, और सम्राट अशोक के टाइम में बुद्ध के द्वारा स्टार्ट किया गया धर्म बहुत ज्यादा फैला। मौर्य एम्पायर के युद्ध ना करने के फैसलों की वजह से जब 200 बीसी में बृहद्रथ मौर्य एम्पायर के राजा थे, उनको उनके ही मिलिट्री के लीडर पुष्यमित्र शुंगा ने मार दिया और मौर्य एम्पायर का अंत हुआ, और इसने जन्म दिया शुंगा एम्पायर को अराउंड 185 बीसीई में। पुष्यमित्रा के समय में बुद्धिस्ट लोगों पर बहुत अत्याचार हुए, पर फिर भी बुद्ध धर्म बहुत फैला, और शुंगा एम्पायर के राजा देवभूति की डेथ के बाद शुंगा एम्पायर का भी अंत हो गया अराउंड 73 बीसीई। शुंगा एम्पायर के बाद बहुत सारे फॉरेन पावर ने भारत पर अटैक किया। इसके बाद भारत पर रूल किया कुषाण एम्पायर ने, जिनके ट्रेड में चाइनीज, पर्शियन एंड रोमन एम्पायर्स के साथ बहुत ज्यादा रिलेशंस थे। कुषाण एम्पायर के राजा कनिष्क ने 1st सेंचुरी में बुद्धिज्म धर्म को अपना लिया, और इसके बाद बुद्धिज्म इंडिया में और ज्यादा फैला। कुषाण किंगडम के बाद 75 एडी में शाक्य एरा की शुरुआत हुई। भारत के साउथ में बहुत सारे किंगडम्स एंड पावर्स का राइज एंड फॉल हुआ। ये सब किंगडम्स अपनी राज्यों के विस्तार के लिए लड़ते रहते थे। 3rd सेंचुरी एडी में सत्तावाहाना किंगडम, चेरा किंगडम, चोरा एंड पांड्या
पांडे किंगडम कुछ ही बड़ी रियासतें थी। 5th सेंचुरी एडी में गुप्ता एम्पायर नॉर्थ इंडिया का मेजर किंगडम था और गुप्ता एम्पायर के टाइम में ज्यादातर रियासतें यूनाइटेड थी एंड लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा था। पर 5th एंड 6th सेंचुरी के मिड में गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन हो गया और कई बाहरी ताकतों ने इन्वेजन किया और आने वाली कुछ सेंचुरीज तक भारत की अलग अलग रियासतें आपस में युद्ध करती रही टू इंक्रीज देयर लैंड एंड डोमिनेंस। और इसके बाद भारत के लिए सबसे बड़ा झटका था इन्वेजन ऑफ इस्लामिक पावर्स। प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद 1st सेंचुरी के बाद से ही मुस्लिम पावर्स ने भारत में इन्वेजन करना स्टार्ट कर दिया था, यानी अराउंड 17th सेंचुरी में अलग अलग मुस्लिम पावर्स ने भारत के कई हिस्सों जैसे मुल्तान, सिंध एंड सोमनाथ पर आक्रमण किया और कब्जा कर लिया, क्योंकि भारत के राजा उस समय यूनाइटेड नहीं थे और इन मुस्लिम इन्वेडर्स ने भारत में बहुत सारे टेम्पल्स एंड रिलीजियस प्लेस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, वहाँ मॉस्क्यू बनवाई। राजपूत उस समय सबसे मजबूत डिफेंडर्स थे जिन्होंने मुस्लिम इन्वेडर्स को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिया, पर 1192 में राजपूतों को भी हार का सामना करना पड़ा अगेंस्ट मोहम्मद गौरी एंड हिज फोर्सेस। और मुस्लिम इन्वेडर्स के भारत पर कब्जा होने के बाद से बुद्धिज्म रिलीजन डिक्लाइन होने लगा। 13th सेंचुरी तक दिल्ली सल्तनत भारत में बहुत ज्यादा फैल चुकी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में पहली मुस्लिम डायनेस्टी की नींव रखी और इसको ओवर पावर किया जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में। खिलजी डायनेस्टी 1290 to 1320, तुगलक डायनेस्टी 1320 to 1414, सैयद डायनेस्टी 1414 to 1451, लोधी डायनेस्टी 1451 to 1526। 1526 में इब्राहिम लोधी की डेथ के बाद लोधी डायनेस्टी का भी अंत हो गया। इब्राहिम लोधी की मौत पानीपत में बाबर के साथ लड़ाई करते हुए हुई और इसके बाद भारत में दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। शुरुआत हुई मुगल एम्पायर की और मुगल एम्पायर ने लगभग पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया था। मुगल एम्पायर ने अराउंड 2nd सेंचुरी तक भारत पर शासन किया। ताजमहल बनवाने का क्रेडिट भी मुगल एम्पायर पर जाता है। पर 18th सेंचुरी तक मुगल एम्पायर भी कमजोर पड़ने लग गया था और इसका कारण था मराठा रिवोल्ट एंड ब्रिटिश पावर। 1857 के आते आते ब्रिटिश एम्पायर ने पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया था एंड 1857 में एक इंडियन सोल्जर के विरोध करने पर धीरे धीरे पूरे भारत में विरोध शुरू हो गया और इसे भारत की आजादी की पहली लड़ाई कहा गया और उस सोल्जर का नाम था मंगल पांडे। वैसे तो ब्रिटिशर्स ने इस विरोध को कुछ महीनों में ही दबा दिया था, पर इस विरोध ने पूरे भारत में आजादी की आग लगा दी थी और भारतीय लोग अलग अलग जगहों पर आजादी के लिए स्ट्रगल करने लगे। भारतीय लोगों को अपनी लैंड पर ब्रिटिशर्स का राज बिल्कुल भी पसंद नहीं था। 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 के एंड होने पर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत एंड ब्रिटिशर्स को कोई भी कॉपरेशन न करने के लिए एक आंदोलन खड़ा कर दिया जो पूरे भारत में चला, पर इस आंदोलन को भी ब्रिटिशर्स ने दबा दिया था। इसके बाद गांधी ने कई आंदोलन किए लाइक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, पर इन सब का ब्रिटिशर्स पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने इन सब मूवमेंट्स को दबा दिया। पर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिशर्स ने भारतीय सोल्जर्स को वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व कर दिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स को जापान, जर्मनी, रशिया से खुद को बचाना मुश्किल हो रहा था और साथ ही सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई स्टार्ट कर दी थी। 1945 में जापान के हिरोशिमा, नागासाकी में यूएस के द्वारा न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए जाने पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गई थी, पर ब्रिटिशर्स को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था एंड ब्रिटिशर्स भारत के मैक्सिमम सोल्जर्स को हटा चुके थे और भारतीय लोगों में ब्रिटिशर्स के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा था, जिसके कारण ब्रिटिशर्स को हर जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा था, जिसमें मेन था रॉयल इंडियन नेवी का विरोध, एयरफोर्स का विरोध, आजाद हिंद फौज के सैनिकों का विरोध एंड 1947 में आखिरकार ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़कर जाना पड़ा और भारत फिर से आजाद हुआ। हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।